हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर रहेगा। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 8 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर और साथ ही थोड़ा सा क्लासिकल थ्योरी के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करके नहीं बता पाई, उसके बाद क्वांटम थ्योरी ने उसको एक्सप्लेन करके बताया था। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी की, तो क्लासिकल थ्योरी ने एज्यूम किया था कि किसी भी एटम और आयन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो फ्रीली रोटेट कर सकता है, मतलब उस मैग्नेटिक मोमेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है। और साथ ही उसका जो ओरिएंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसका कोई भी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका कोई भी ओरिएंटेशन हो सकता है, ऐसा क्लासिकल थ्योरी ने एज्यूम किया था। पर जो क्वांटम थ्योरी थी वो क्वांटम थ्योरी इस बात से एग्री नहीं करती थी। क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी कुछ डिस्क्रिएट वैल्यू होंगी, या फिर वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होगा, क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज का मतलब उसकी कुछ डिस्क्रिएट वैल्यू होंगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो क्वांटम थ्योरी है वो ये कहती है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी एटम का वो क्वांटाइज होगा और उसकी कुछ डिस्क्रिएट वैल्यू होंगी। और साथ ही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन करके बताया कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन है वो ब्रिलियन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के पास बेसिकली दो टाइप के मोशन होते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मोशन होता है, दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन के कारण होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल मोशन के कारण से होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ये एल और एस दोनों आपस में कपल करते हैं और कपल करके यहाँ पे क्या बनाते हैं, जे बनाते हैं। मतलब यहाँ पे एल एस कपलिंग भी इंक्लूड करेंगे हम थोड़ा सा। और साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट भी यहाँ पे यूज किए जाएंगे। जैसे कि हम रिजल्ट यूज करेंगे, जो एल जेड है, एल जेड की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एम एच कट होती है। दूसरा हम कौन सी क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट यूज करेंगे, दूसरा रिजल्ट होगा अपने पास जे स्क्वायर इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1 और साथ में एच कट। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट हैं जो इस लेक्चर के अंदर हम यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। द क्लासिकल थ्योरी एज्यूम दैट परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए गिवन एटम और आयन रोटेट फ्रीली। मीन्स क्लासिकल थ्योरी ने ये एज्यूम किया कि अपने पास कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट है, किसी भी एटम का हो या फिर वो किसी आयन का हो, वो फ्रीली मूव कर सकता है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। एंड द प्रोसेस एनी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड फील्ड, और उसका जो ओरिएंटेशन है वो अप्लाइड फील्ड के साथ कोई भी उसका ओरिएंटेशन पॉसिबल है। पर जो क्वांटम थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी एज्यूम दैट दीज मैग्नेटिक मोमेंट आर क्वांटाइज। तो क्वांटम थ्योरी क्या बोली कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, उसकी सिर्फ और सिर्फ क्वांटाइज वैल्यू ही मानी जाएगी, या फिर उसकी हम क्वांटाइज वैल्यू ही लेंगे। क्वांटाइज का मतलब क्या है, कुछ डिस्क्रिएट वैल्यू होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू, जो अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और इसका जो म्यू जेड जेड कंपोनेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट का जेड कंपोनेंट को हमने किससे लिखा है, म्यू जेड, ये किसके डायरेक्शन में, अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में है और इनकी कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं होगी। तो यही कह रहा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एंड इट्स म्यू जेड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड एंड दे कैन नॉट हैव आर्बिट्रेरी वैल्यू। मतलब इनकी कोई भी हम एरी गैरी वैल्यू नहीं लेंगे, इनकी सिर्फ और सिर्फ क्वांटाइज वैल्यू ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है कि हम यहाँ पे एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो हम ऑलरेडी क्लासिकल थ्योरी के अंदर निकाल चुके हैं। और यहाँ पे जो डायरेक्ट रिजल्ट होगा वो होगा मैग्नेटिक मोमेंट म्यू और एंगुलर मोमेंटम जे के बीच में। तो सो वी कैन यूज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एंड द इट्स एंगुलर मोमेंटम जे। और ये वाला जो रिजल्ट है ये हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में निकाल लिया है। तो म्यू जे इक्वल टू माइनस जी जे म्यू बी बाई एच कट और इंटू में जे। अब यहाँ पे ये जो म्यू बी है यहाँ पे बोहर मैग्नेटोन, और बोहर मैग्नेटोन की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास ई एच कट बाय 2m। ठीक है, और ये जो जीजे है अपने पास लिंडे जी फैक्टर, जो हम क्वांटम जो एटॉमिक फिजिक्स होती है और जो जीवन इफेक्ट होता है वहाँ पे भी हम इसको बहुत बार स्टडी करते हैं। और यहाँ पे ये बता रखा है म्यू बी क्या है, बोर मैग्नेटोन है और इसकी वैल्यू अपने पास ये होती है। उसके बाद जीजे बता रखा है, जीजे को क्या बोलते हैं, लेंडे जी फैक्टर बोलते हैं और इसकी वैल्यू ये होती है अपने पास जीजे इक्वल टू 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 डिवाइड बाई 2j और इंटू में j प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे ये जो s है और जो l है, h यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, और जो l है वो यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को या फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को
डिनोट करता है, वेयर एस एंड एल रिप्रेजेंट स्पिन एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ द डाइपोल। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि जब हम कोई भी डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ते हैं। 12th क्लास में हमने पढ़ा था, जब हम किसी डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। वही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, बस उसका फॉर्म थोड़ा सा अलग होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सच मैग्नेटिक डाइपोल इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने बी ले लिया, एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इन जेड डायरेक्शन, और जो फील्ड अप्लाई कर रखा है वो हमने यहाँ पे जेड डायरेक्शन के अंदर कर रखा है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम 12th क्लास में निकालते थे, पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालते थे हम 12th क्लास में, माइनस एम बी। एम वहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता था और बी वहाँ पे अप्लाइड फील्ड होता था, और ये सब नेगेटिव में होता था। यहाँ पे हमने जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो म्यू जे से डिनोट कर रखा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने जेड डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो ई इक्वल टू हमने ये लिख दिया, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब म्यू जे की वैल्यू हम ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर स्टडी कर चुके हैं, जो डायरेक्ट रिजल्ट हमने लिया था। अब ये जो म्यू जे की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर देंगे। म्यू जे की वैल्यू हमने यहाँ पे भी लिख रखी है। जैसे ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी तो बी यहाँ पे ऐसे का ऐसे, जी और ये कंप्लीट वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के रख दी। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, ये जो डॉट है इस डॉट को हम हटाएं, रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे बी कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्लॉट हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा अपने पास। और यहाँ पे ये जो जे कोस थीटा है, इस जे कोस थीटा को हम पुट कर लेंगे जे जेड, और जे जेड की जो वैल्यू होती है, जे जेड की वैल्यू क्या होगी अपने पास, जे जेड की वैल्यू आ जाएगी एम एच कट। तो हम यहाँ पे पहले डॉट हटाएंगे, अगले स्टेप में डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा आएगा, फिर हम जो जे कोस थीटा है उसको जे जेड पुट करेंगे, उसके बाद जे जेड की वैल्यू पुट करेंगे एम एच कट में। मैंने ये सब के सब स्टेप एक ही उसमें कर दिए। तो जी जे एज इट इज, म्यू बी बाई एच कट यहाँ पे एज इट इज, और जो जे जेड आएगा, जे जेड की जगह हमने यहाँ पे लिखा है एम जे एच कट, और बी यहाँ पे एज इट इज। इस एच कट से ये एच कट कैंसिल कर दिया, तो अपने पास जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, डाइपोल की एनर्जी हमने निकाल ली, जी जे म्यू बी एम जे ई, ये हमने यहाँ पे एनर्जी निकाल ली। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन का आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन के बारे में। तो हमने यहाँ पे एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल कंसीडर मान लिया, और उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमने n नंबर ऑफ एटम यहाँ पे कंसीडर कर लिए। तो अब हम देखेंगे उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये हम ऑलरेडी क्लासिकल थ्योरी में भी हम ये चीज़ निकाल चुके हैं, और वहीं से हमने ये रिजल्ट यहाँ पे उठाया भी है। तो कंसीडर ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल कंटेनिंग n नंबर ऑफ टोटल एटम। ठीक है, हमने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया, उसके अंदर हमने क्या मान लिया, n नंबर ऑफ एटम मान लिए। उसके बाद मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो फील्ड की डायरेक्शन में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज होगा, कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो मैग्नेटाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, मैग्नेटाइजेशन हम निकालेंगे n एटम का निकालना है, तो जो मैग्नेटाइजेशन ऑफ n एटम का निकाला, और जो एक एटम का जो मैग्नेटाइजेशन है उसकी एवरेज को हम इस n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, n एटम का मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। और एक एटम का जो मैग्नेटाइजेशन है वो हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में निकाल चुके हैं, वो क्या आएगा, म्यू जे कोस थीटा, और ये वाली जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है एवरेज को। तो हम मैग्नेटाइजेशन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, m इक्वल टू n, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एटम को पे, और इनटू में स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट कंपोनेंट पर एटम, मतलब एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी एवरेज हम ये लेके चले हैं, और साथ में उसको n नंबर ऑफ एटम से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास टोटल जो मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसका कंप्लीट का मैग्नेटाइजेशन अपने पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पास म्यू जे की वैल्यू है जो हम इक्वेशन नंबर 1 में लेके चले थे, ये रही अपने पास म्यू जे की वैल्यू, ये म्यू जे की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अपने पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे ये करेंगे, ये जो जे कोस थीटा है, इस जे कोस थीटा को फिर से हम क्या पुट कर देंगे, जे जेड पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे जे जेड पुट कर दिया, और जे जेड की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या होती है, एम एच कट होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, ये जो जे जेड है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, एम एच कट पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एम जे एच कट, इस एच कट से ये एच कट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अपने पास एम की वैल्यू आ जाएगी, एन यहाँ पे एज इट इज, जी जे एज इट इज, म्यू बी एज इट इज, और एम जे को किस में लिखा है, एम जे, इसकी लेनी है अपने को एवरेज वैल्यू।
इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2.1। ये हमने मैग्नेटाइजेशन निकाल लिया किसका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये जो mj की वैल्यू है जो mj की वैल्यू है इसकी एवरेज अभी निकालनी रहती है। तो अब हम अगला जो टास्क होगा वो यही होगा, हम यहाँ पे mj की वैल्यू निकालेंगे। तो फाइंड द एवरेज ऑफ mj। और हम क्लासिकल एवरेज कैसे निकालते हैं ये हमने क्लासिकल थ्योरी में भी यूज किया था, वही सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो mj की हम वैल्यू निकालेंगे तो mj की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -j से लेके +j तक mj की वैल्यू होगी। तो mj e की पावर बीटा e डिवाइड बाय e की पावर बीटा e, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। इस टाइप से हम क्लासिकल एवरेज निकालते हैं किसी भी पार्टिकल की या किसी भी एटम की या किसी भी चीज़ की, हम क्लासिकल एवरेज कुछ इस टाइप से निकालते हैं, वही हमने यहाँ पे यूज किया है। अब क्लासिकल में भी हमने इसको एज इट इज यूज किया था। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने सिर्फ ए लिया था यहाँ पे, और ये जो आगे का फंक्शन है वो यहाँ पे एज इट इज था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये अपने पास यहाँ पे ई आया है। ठीक है, तो अगला जो टास्क होगा वो अपना ये होगा, हमने ई की वैल्यू निकाली हुई है पहले कहीं पे, ई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 वाली वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन 3, तो 2 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। 2 की वैल्यू क्या है अपने पास, बी एम जे म्यू बी जी जे। ये वैल्यू उठा के हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे ई की जगह पुट कर देंगे। बाकी अपना सारा का सारा वो जो है सारी की सारी टर्म एज इट इज रहेंगी। एम जे हमने यहाँ पे एज इट इज रखा, ई की पावर बीटा यहाँ पे एज इट इज, ई की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। सेम नीचे भी हमने यही किया, ई की पावर बीटा यहाँ पे एज इट इज रखा, ई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाली है, mj की वैल्यू निकाल ली, और ये mj की वैल्यू इक्वेशन नंबर, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 को हम पुट करेंगे 2.1 के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, ये जो आगे की टर्म है वो एज इट इज रहेगी, म्यूजे की जगह हम इक्वेशन नंबर 4 उठा के यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन अपने पास ये आ जाएगी mj की एवरेज वैल्यू पुट करने के बाद। अब इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर लेते हैं। अब हमने छोटी क्लासों में पढ़ा ये जो बीटा है, इस बीटा की वैल्यू क्या होती है अपने पास 1/kt होती है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, e की पावर माइनस बीटा है, यहाँ पे इस बीटा की जगह हम पुट कर देंगे 1/kt। सिमिलर हम नीचे भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, बीटा है, बीटा की जगह 1/kt पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद बीटा यहाँ से हट जाएगा, बीटा की जगह क्या आएगा 1/kt आएगा। तो इसके डिवाइड में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, kt लिख देंगे, और यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, kt कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे यही किया, और ये हमने यहाँ पे निकाल लिया मैग्नेटाइजेशन। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब ये अपने पास मास्टर इक्वेशन है, इसका यूज हम आगे करेंगे, और इसी की हेल्प से हम ये बताएंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन है वो ब्रिलियन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम इसको और किसी मेथड से सोल्व करना चाहें, अगर ये जो m की वैल्यू हमने निकाली है, अगर इस दूसरे वे से इसको हम सोल्व करना चाहें तो हम किसका यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 का यूज करेंगे। इस इक्वेशन 4 को हम एज इट इज आगे उतार लेंगे, और एक चेंज करेंगे सिर्फ, ये जो बीटा है इस बीटा की जगह हम पहले ही क्या लिख लेंगे, 1/kt कर लेंगे। तो एक स्टेप अपना यहीं पे कम हो जाएगा। तो दूसरे मेथड से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू को, जो और जो बीटा की वैल्यू है उस बीटा की वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/kt लिख देंगे। तो mj की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी। यहाँ से कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 4 को एज इट इज किया है, लिखा है, और जो बीटा के है उसकी जगह 1/kt लिखा है। अब हम यहाँ पे एज्यूम करके चले या मान के चले, अपने पास ये जो म्यू बी जी जे और म्यू बी और बी डिवाइड बाई kt, अगर ये यहाँ पे अलग से लिख रखा है हमने, म्यू बी बी के बी टी, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है किससे, 1 से, एक सेकेंड, हाँ, तो हम कहाँ पे थे, हमने यहाँ पे म्यू बी बी के बी टी इसको बहुत ज़्यादा स्मॉल मान लिया 1 से। इस केस में क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और या फिर एक रास्ता और भी है अपने पास, हम क्या करें, ये अपने पास जो ई की पावर है ना, ई की पावर बी एम जे म्यू बी एम जे और जी जे डिवाइड बाई के टी, इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, बी म्यू बी जी जे और डिवाइड बाई के बी टी, इसको हमने पुट कर लिया यहाँ पे सी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इतनी बड़ी वैल्यू लिखेंगे, इससे अच्छा हमने यहाँ पे सी लिख लिया। तो एम जे यहाँ पे एज इट इज, ई की पावर जो एम जे है वो यहाँ पे ऐसे कैसे, बाकी का जो फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे सी पुट कर लिया। सिमिलर हमने यहाँ पे नीचे भी इसको रख दिया। तो ये क्या जाती है अपने पास, एम जे की एवरेज वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब ये वैल्यू उठा के मैं वापस कहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे 2.1 के अंदर पुट कर सकता हूँ। फिर भी अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन आएगा, और वो मैग्नेटाइजेशन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, हमने जो पीछे मैग्नेटाइजेशन का जो रिजल्ट निकाला है उस रिजल्ट में हम 2 केस पुट करके चलेंगे। और पहला जो केस होगा वो केस क्या होगा, नॉर्मल फ्लक्स डेंसिटी का होगा, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर हम लेके चलेंगे। और दूसरे में क्या होगा,
वहाँ पे टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा कम लेके चलेंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फर्स्ट वाले में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर जो हम ये भी बोल सकते हैं नॉर्मल फ्लक्स डेंसिटी लेके चलेंगे और टेम्परेचर कैसा होगा, अपने पास ऑर्डिनरी टेम्परेचर होगा। सेकेंड केस हमने यहाँ पे लिया है लो टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों में देखेंगे कि अपने पास जो mj है, एवरेज वैल्यू है, जो mj की एवरेज वैल्यू है वो क्या क्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट केस कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या आएगा, mj c हमारे पास क्या था, e की पावर mj c आया था। अब हमने यहाँ पे मान लिया ये जो mj c है ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, किससे, 1 से। अगर mj c बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, ये जो mj c है ये क्या है, बहुत ज़्यादा 1 से छोटा है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं mj c। हमने इस टर्म को क्या लिख दिया, ये लिख दिया किस केस के अंदर, इस केस के अंदर। या फिर अगर ये ना लिखना चाहो तो आपकी बुक में ऐसे भी लिखा होगा, इस c की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी कंप्लीट, ये c की वैल्यू, और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, किसे, 1 से। इस केस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, ये जो e की पावर mj c है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस mj c। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में यही किया है यहाँ पे। अब ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है e की पावर माइनस mj c, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस mj c पुट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, जो लास्ट टाइम हमने इक्वेशन निकाली थी, इस इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे। और वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास क्या जाएगा, mj इक्वल टू, mj की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, माइनस j से लेके प्लस j तक लाई करती है। mj ऐसे कैसे, 1 माइनस mj c और डिवाइड बाय ये टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को करना क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करना। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, mj को अलग से सोल्व करेंगे, 1 माइनस mj को अलग से सोल्व किया जाएगा। तो ये बहुत लंबा चौड़ा ये काम हो जाएगा इसको सोल्व करना। तो यहाँ पे इसको सोल्व करना काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो mj है इस mj की डायरेक्ट वैल्यू यूज करने वाले हैं। मैं बता देता हूँ आपको सोल्व कैसे करना है, क्योंकि 8 मार्क्स में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना ज़्यादा सोल्व करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो mj है, ये mj इसका समेशन करेंगे माइनस j से लेके प्लस j तक, और इस mj को हम अलग से सोल्व कर लेंगे। उसके बाद अपने पास इसके अंदर ये जो 1 है, इस 1 को हम अलग से सोल्व करेंगे। उसके बाद ये जो mj है, ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है, या फिर क्या करेंगे, ये जो mj है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा mj, यहाँ पे mj स्क्वायर और यहाँ पे c आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकेंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये क्या आएगा, mj माइनस mj स्क्वायर और c आ जाएगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद बाहर क्या है, समेशन। इस टर्म को अलग से सोल्व किया जाएगा, mj स्क्वायर को अलग से सोल्व किया जाएगा, c की वैल्यू अपने पास है ही, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नीचे वाली जो टर्म है इसको अलग से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद एक काफ़ी लेंथी मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा, इसलिए हम यहाँ पे ये जो mj है इसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज कर लेते हैं। और mj की जो डायरेक्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, cj इंटू j प्लस 1 डिवाइड बाई 3। अब ये अपने पास क्या आई है, mj की एवरेज वैल्यू आई है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 6। अब जो इक्वेशन नंबर 6 है, इस इक्वेशन नंबर 6 को हम क्या करेंगे, पीछे अपने पास जो इक्वेशन नंबर 3 आई थी, एक सेकंड, ये इक्वेशन नंबर 2.1 आई थी, यहाँ पे mj की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये जो अभी हमने निकाली ना, j इंटू j प्लस 1 बाय 3, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। और एक चीज़ और, अगर किसी को mj की वैल्यू निकालनी हो, हाँ भाई मेरे को तो करना ही है एग्जाम में, तो आप मेरे पास मैसेज कर देना, मैं सोल्व करके आपके पास ये भेज दूंगा। कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है ये, ठीक है, पर 8 मार्क्स में इतना सफिशियंट है जो आपको करवाया जा रहा है। तो mj की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2.1 में पुट करने के बाद 2.1 इक्वेशन अपने पास ये है, यहाँ पे 2.1 कर देते हैं। 2.1 में पुट करने के बाद अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू हम जो पीछे मान के चले थे, वो c की वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। c की वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देंगे, हालांकि यहाँ पे कोई टर्म कैंसिल नहीं होगी। एक जी जे यहाँ पे है, एक जी जे यहाँ पे है, एक म्यू बी यहाँ पे, एक म्यू बी यहाँ पे है, तो जी जे का स्क्वायर हो जाएगा, म्यू बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही यहाँ पे करके लिख दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 6.1, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 6.1 को हम म्यू नोट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, म्यू नोट से डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकालने की। तो अगर इस तरफ अपने पास H आ जाए, इस तरफ हम H लेके आने की कोशिश करेंगे, जो H आएगा उसको उठा के हम इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके चले जाएंगे, और अपने पास जो m/h होता है वो क्या होता है, काई होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को म्यू नोट से मल्टीप्लाई और म्यू नोट से डिवाइड करवाने के बाद अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। ये कुछ नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आया है, b/μ0, और b/μ0 क्या होता है, अपने पास h होता है,
ठीक है। अब ये h आ गया, इस h इधर मल्टीप्लाई में उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, डिवाइड में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया, इस h को उठा के इधर ले आए, बाकी की जितनी भी टर्म है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले, हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, काई लिख देंगे, और ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज रहेगी, पर ये सब हम करेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो अपने पास यहाँ पे हमने सिर्फ काई एम लिख दिया, एम बाई जो एस था उसको हमने यहाँ पे काई एम लिख दिया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो इस तरफ वाली टर्म थी उसको एज इट इज लिखा। अब इस इक्वेशन से अपने को यहाँ पे क्या मिलता है, बाकी सब टर्म यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है। हम यहाँ से पे क्या देख रहे हैं, जो काई एम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टी के, मतलब जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। ठीक है, ये तो था अपने पास केस 1। अगर मैं केस 2 की बात करूँ तो केस 2 में क्या होगा, एट ए लो टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे टेम्परेचर क्या था, नॉर्मल टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर लेके चले थे, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थी वो भी क्या थी, लो ही, मीडियम ही थी या फिर सिंपल ही थी। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा लो ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ले लिया। इस केस में क्या होगा, अपने पास जो MJC है ये 1 से स्मॉल नहीं होगा। वहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो MJC है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल लिया था पहले वाले केस में 1 से, पर जब मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो MJC है ये 1 से स्मॉल नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा। इस केस में क्या होगा, हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया, ये जो C की वैल्यू थी हमने जो पीछे निकाली थी, C की वैल्यू यहाँ पे रख दी, और ये कंप्लीट वैल्यू बड़ी होगी किससे, 1 से। इस केस में अपने पास जो मैग्नेटाइजेशन आएगा वो क्या जाएगा, ये आएगा NGJ और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, J म्यू बी और BJ इंटू सी, और ये जो BJC हमने यहाँ पे लिया है ये है अपने पास ब्रिलियन फंक्शन। ठीक है, तो ये थी अपने पास जो क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही जो डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ किया है अगर आपको सोल्व ही करना है तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको सोल्व करके भेज दूंगा। थैंक यू।